प्रिय छात्रों, संघवाद पाठ की दूसरी वीडियो का हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया कि संघवाद होता क्या है, सत्ता की साझेदारी से यह किस प्रकार संबंधित है या किस प्रकार से ये समान है। ठीक है, संघवाद वाले देशों के विषय में बात की हमने, और इसके अलावा हमने संघवाद की विशेषताएं जानी। संघवाद की संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। ठीक, इसके अलावा हमने जाना कि संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता व संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से अपनाई जाती है, या देशों के माध्यम से इसके उदाहरण हमने देखे कि किस देश में किस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो हमने जाना कि दो प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था होती है, एक जिसमें केंद्र राज्य से अधिक शक्तिशाली होता है और एक जिसमें राज्य केंद्र के मुकाबले अधिक शक्ति संपन्न होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था की। भारतीय संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारत में हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले, धर्मों को मानने वाले, जाति को मानने वाले अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था का निर्माण जो किया गया है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी प्रकार के भी वर्ग के साथ किसी प्रकार की असमानता का उसे सामना ना करना पड़े। तो संविधान से ही शुरुआत करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कई स्वतंत्र जो रजवाड़े थे, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से हमारे देश को जीता था, एक एक करके उन्हें रियासत जीती थी, रजवाड़े जीते थे, तो उन्होंने सभी को स्वतंत्र कर दिया कि आप चाहें तो भारत में मिलें, चाहे पाकिस्तान में मिलें, चाहे अपनी अलग व्यवस्था रखें। तो कई स्वतंत्र रजवाड़े भारत के आज़ाद होने के साथ ही उसमें विलय हो गए और भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद जो जो राज्य भारत में आसानी से नहीं विलय हुए थे उनके साथ विभिन्न प्रक्रियाओं का द्वारा वो इतिहास विषय का हुआ है। तो उसके द्वारा जैसे हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था, तो ये भी धीरे धीरे हमारे देश में जो है मिल गए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त जो हमारी संघीय शासन व्यवस्था है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो अपने देश की संघीय व्यवस्थाओं में सबसे पहली व्यवस्था है कि संघ सूची में जो है इसका जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, तीन प्रकार की सूचियों के अंतर्गत राज्य व केंद्र के अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया है या अधिकार उनके बांट दिए गए हैं। ठीक है जी, तो कैसे कैसे बांटे गए हैं। संघ सूची में ऐसे मामले आते हैं जो राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरे राज्य सूची में राज्य की से संबंधित विषय आते हैं, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय राज्य सूची में आते हैं। इनके विषय में कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। संघ सूची में आने वाले विषयों में के विषय में कानून कौन बनाएगा? केंद्रीय सरकार या संघ सरकार। ठीक है, तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय आते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की दिलचस्पी है, यानी दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त इसमें है। और यदि इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि मान लो केंद्र सरकार ने विवाह से संबंधित कोई और कानून बनाया और राज्य सरकार ने विवाह से संबंधित बनाया कोई और कानून, तो उनमें कौन सा मान्य होगा? तो टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होता है। अच्छा, कुछ विषय ऐसे भी रह जाते हैं जो इनमें से किसी सूची में नहीं आते। जैसे जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था कई ऐसे विषय थे जो उस समय नहीं थे। कंप्यूटर का क्षेत्र था, सॉफ्टवेयर के विषय के अधिकार थे, तो ये अधिकार अब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं जो विषय संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है जी। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो भारतीय संघ में जो संघीय व्यवस्था में सभी इकाइयों को बराबर के अधिकार नहीं मिले। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर का अधिकार नहीं है,
कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। कैसे? जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधानों के कुछ प्रावधानों के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। अनुच्छेद 371। पहले जम्मू कश्मीर भी इसमें आता था, जम्मू कश्मीर का इसका विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा किया गया है वहाँ की स्थितियों को देखते हुए। ठीक है। तो भारतीय संघ की कई इकाइयों को देखते हुए ये बहुत ही कम अधिकार है, कई इकाइयों को बहुत कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। तो ऐसे प्रांतों को केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र के अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसे प्रदेश कौन से हैं? चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है। ठीक है। तो ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का यह जो बंटवारा होता है, यह हमारे संविधान की बुनियादी बात है और संसद इसमें अकेले बदलाव नहीं कर सकती। इस प्रकार के बदलाव को करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना चाहिए और फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उसे मंजूर होना चाहिए। यानी का मतलब राज्य भी और केंद्र भी दोनों में मंजूरी होगी तभी इस प्रकार का कोई बदलाव किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय प्रमुख है। किसी वाद विवाद की स्थिति में राज्य और केंद्र सरकार के बीच में सर्वोच्च न्यायालय को उसकी क्या कहते हैं, बीच बिचाव करना पड़ता है। ठीक है जी। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था के यदि हम संचालन की बात करें तो अगर भारत में संघीय व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को भी देना होगा। तो कहने का तात्पर्य केवल संविधान का निर्माण करने से ही किसी संघीय व्यवस्था नहीं हो सकती जब तक वहाँ के लोग और राजनीति उसको पूर्ण रूप से स्वीकार ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे। धन्यवाद।